चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, और बहुत मजेदार टॉपिक है ये फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहला चीज जो फ्रिक्शन है, दो टाइप का फ्रिक्शन होता है, एक सरफेस के बीच में, और हम लोग जब मूव करते हैं तो एयर के बीच में एक एयर ड्रैग फोर्स लगता है, वो भी एक टाइप का फ्रिक्शन ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं वो कॉन्टैक्ट वाला है। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि फ्रिक्शन क्यों लगता है, क्यों का बात कर रहे हैं, क्या बताओगे? फ्रिक्शन क्यों लगता है, हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, तो अब अभी तक जो सरफेस पढ़ते आ रहे थे स्मूथ था, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता। वो सरफेस हल्का सा, बोल सकते हैं ऐसा जिगजैग रफ होगा। ठीक है, और जो दूसरा सरफेस होगा वो भी इसके साथ ऐसे, यानी बोल सकते हैं दो सरफेस जब कांटेक्ट होगा तो उसका इंटरलॉकिंग होगा। वो दोनों सरफेस के इंटरलॉकिंग, मतलब कि दो सरफेस अगर लॉक हो जाए तो उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। ठीक है, तो जब दो सरफेस का जो तुम्हारा ये सब है लॉक हो जाए इस टाइप से, ठीक है, तो अगर एक सरफेस को मूव करवाना चाहे, तुम खुद समझो कि पहले सरफेस स्मूथ था, कोई इंटरलॉकिंग नहीं था, तो आराम से स्लिप कर जाता था। लेकिन अगर अब लॉकिंग है इस टाइप से, अगर लॉकिंग है तो ऊपर वाले सरफेस को अगर मूव करे तो नीचे वाला सरफेस उसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा। ठीक है, तो यानी कि जो इंटरलॉकिंग के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। लिखो, कॉपी में लिखो, the force produced by interlocking between the surface, the force produced by the interlocking of the surface, the interlocking of the surface इंटर मतलब जैसे ऊपर वाले सरफेस का कुछ ऐसे ऐसे है। अच्छा, उसके बाद फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस इज नोन एज फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन उसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर कोई पूछे, ये तो हो गया कि फ्रिक्शन क्यों लगता है। अब अगर हम बात करें force produced by interlocking between the surface, the force produced by interlocking between the surface is known as friction। ठीक है, अब अगर बात करें कि फ्रिक्शन कब लगेगा, क्या बोलेंगे कि अगर एक बॉडी, अगर जरूरी है कि फ्रिक्शन मूविंग बॉडी पे ही लगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो बताओ। हाँ जी, बोलो। बोल रहे थे कि फ्रिक्शन कब लगता है, क्या जरूरी है कि मूविंग बॉडी पे ही लगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, कोई पूछेगा कि इस फ्रिक्शन कब लगता, तुम उसको समझाओगे इंक्लाइन प्लेन में रखेंगे ये वो, ऐसे समझाओगे क्या? उसको क्या, उस हाँ, उसको क्या ऐसा बोलोगे कि वो संतुष्ट हो जाए, हाँ ठीक है अब फ्रिक्शन लगता है, क्या बोलोगे? मोशन को अपोज करे ना। ठीक है, अब समझना ध्यान। हम बात कर रहे, तुम लोग फ्रिक्शन का कहानी बता रहा, हम बात कर रहे फ्रिक्शन लगता कब है, कैसे पहचानेंगे? देखो, सिंपल सा चीज है, समझना ध्यान से। जब दो सरफेस ऐसे फंसा होगा तो जब तक ये इंटरलॉकिंग
एक दूसरे को पुश नहीं करेगा, तब जब तक ये इंटरलॉकिंग एक दूसरे को रब नहीं करेगा तब तक फ्रिक्शन आएगा क्या, ये बताओ। ऐसे दोनों फंस के रखा हुआ है, क्या फ्रिक्शन लगेगा? ऐसे अगर सिंपल एक ऐसा बॉडी रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच इंटरलॉकिंग है, लेकिन क्या फ्रिक्शन लगेगा? इंटरलॉकिंग एक दूसरे को क्या अपोज कर रहा होगा, ये बताना जरा। अभी कुछ नहीं लगेगा। तो यानी कि फ्रिक्शन कब लगता है? जब हम उस इंटरलॉकिंग को हटाना चाहते हैं, मूव करवाना चाहते हैं, तब वो फ्रिक्शन लगता है। तो उसको फिजिक्स के टर्म में कैसे बोलेंगे समझना ध्यान से। जैसे कि मान के चलो एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा था ऐसे ही चुपचाप, तो अभी कोई फ्रिक्शन लगेगा जब एकदम रेस्ट पर रही है तो? नहीं। लेकिन अगर हम एक फोर्स लगाएं, इधर से धक्का दे रहे हैं इसको, बॉडी को, तो वहां दो केस हो सकता है, या तो बॉडी मूव कर जाए या बॉडी मूव ना करे, उसको रोक के रखा हो। क्या दो केस होगा या नहीं होगा? होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है समझना ध्यान से कि फ्रिक्शन कब लगेगा। तो हम सिंपल बोलेंगे, जब बॉडी का टेंडेंसी हो ऑफ मोशन, मत बोलना उसको, बोलना रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड, उसको हम समझाते हैं। टेंडेंसी का मतलब वो चाहता है आगे जाना, पर उसको आगे नहीं दिया जा रहा है, नहीं आगे जा रहा है वो। टेंडेंसी उसी को बोलते हैं। हम बाहर खेलना जाना चाहते हैं लेकिन हमको कोई जाने नहीं दे रहा, मेरा टेंडेंसी है बाहर जाने का, पर पापा खड़े हैं हमको नहीं जाने दे रहे, यानी वो अपोजिंग फोर्स हो गए पापा। तो उसी तरीके से इस बॉडी को आगे धकेला जा रहा है, ये बॉडी चाहता है हम आगे जाए, लेकिन इसको कौन रोक के रखा है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो यानी कि फ्रिक्शन कब लगेगा? तो हम सिंपल बोलेंगे, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। और अच्छा, जब ये स्लिप कर जाएगा तो फ्रिक्शन रोकेगा या छोड़ देगा कि नहीं भाई मूव करे तो चल लो? फिर भी रोकेगा कि नहीं रोकेगा। तो हाँ, तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और बॉडी इज, या और देयर इज स्लिपिंग बिटवीन द सरफेस। ठीक है, इस कंसेप्ट को पहले समझ लो वरना आगे बहुत दिक्कत होगा। कि फ्रिक्शन कब लगेगा? जब वो चाहता है कि नहीं हम मूव करना चाह रहे हैं, तब फ्रिक्शन लगेगा। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मतलब देखो दो सरफेस है, तो दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन, यानी ऊपर वाला सरफेस आगे जाना चाह रहा है, नीचे वाला रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन लगेगा। या फिर ऊपर वाला पूरा चल ही गया, स्लिप कर गया, देयर इज स्लिपिंग बिटवीन द सरफेस, तब हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन लगेगा। जैसे ये बोला कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखे हुए हैं, तो जब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखे हुए तो ये ब्लॉक चुपचाप रुका रहेगा कि नीचे की ओर टेंडेंसी है जाने का? उसका टेंडेंसी है ना। तो जब टेंडेंसी है इसका मतलब कोई रोकेगा, मतलब फ्रिक्शन लगेगा, जाहिर सी बात। ठीक है, इसको उतारो पहले कि कब लगता है, अच्छे से उतारना। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और स्लिपिंग बिटवीन द सरफेस। क्या 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 बोल रहे? ब्लर है बहुत। नहीं नहीं, एकदम यहां से क्लियर है, यहां से क्लियर है, यहां से क्लियर है, यहां से क्लियर है। बाकी देखो बहुत लोग का क्लियर भी आ रहा होगा, जिसका नेट खराब है उसी का ब्लर होगा। देखो अच्छा, एक बार ये समझाते हैं, देयर इज स्लिपिंग बिटवीन द सरफेस, समझना ध्यान से। देखिए रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि एक सरफेस और दो सरफेस का वेलोसिटी अलग अलग हो तभी रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा? वेलोसिटी अलग अलग होना चाहिए या नहीं होना, तभी होगा। तो जब, तभी ना जी, ये जो बीच का जो फंसा हुआ है, ये इंटरलॉकिंग फंसा हुआ है, अगर दोनों साथ जाए तो ये क्या अपोज करेगा? देखो तो ऐसे साथ जा रहा है तो नहीं करेगा। एक दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए कि दोनों का कम से कम अलग होना चाहिए, तभी अपोज करेगा। क्या होना? अलग होना। ठीक है, तो अलग होना चाहिए, इसका मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों के बीच में। तो इसीलिए लिखे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, इन ऊपर वाला मूव करना चाह रहा है, नीचे वाला रुका हुआ है, तो दोनों के बीच में जो, तुम खुद सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो कि अगर इन दोनों को ऐसे रफ थोड़ा बनाया जाए ऐसे, और नीचे भी थोड़ा इंटरलॉकिंग है, तो ऊपर वाले को जब पुश करेंगे तो ये इंटरलॉकिंग हटना चाहेगा कि नहीं हटना चाहेगा? हटना चाहेगा।
यानी कि कोई ना कोई रोकेगा इसको, मतलब फ्रिक्शन लगेगा, इसलिए लिखे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन पहला चीज। या फिर ये स्लिप कर गया, तो स्लिप जब कर जाएगा तो इसका जो बार बार जो इंटरलॉकिंग हो, ये फंसते हुए आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये छूट जाएगा इंटरलॉकिंग, फंसते हुए आगे जाएगा। तो उसी टाइप से जब फंसते हुए आगे जाएगा तो भी फ्रिक्शन लगेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन दो केस में लगेगा। पहला कि टेंडेंसी है पर जा नहीं रहा बेचारा, हमको बाहर खेलने जाना है लेकिन पापा खड़े हैं, इसलिए हम टेंडेंसी है मेरा पर रोके हुए हैं, ठीक है। दूसरा केस, हम चले गए फिर भी पापा गुस्सा होंगे। दोनों केस समझो, पहले केस में पापा रोक दिए, ठीक है, रुका हुआ है ऊपर, और दूसरे केस में तुम चले गए फिर भी पापा गुस्सा है। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन, बॉडी जब मूव करना चाहता हो और उसको रोके हुए तब भी फ्रिक्शन लगेगा। दूसरा केस, बॉडी मूव कर चुका है फिर भी उसको फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा, इसलिए लिखे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और देयर इज स्लिपिंग बिटवीन द सरफेस, सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो गया तो फ्रिक्शन लगेगा। समझे? हाँ हो सकता है, देखो जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। जैसे कि ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, समझना ध्यान से, ठीक है। तो अगर हम आगे इसको लेके जाना चाह रहे हैं इसको, तो ये भी देखो मोशन में, और इसको अगर स्पीड लेके जाए तो देखो ये भी मोशन हिलेगा कि नहीं हिलेगा, देखो तो देखो ये भी हिल रहा है, हिल भी सकता है नहीं भी हिल सकता है। इसका मतलब अगर जब हम इसको आगे लेके जाएंगे तो इन दोनों सरफेस के बीच में क्या वो फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताओ। लगेगा ना, इंटरलॉकिंग हटना चाहेगा, नहीं हट, तो जहां इंटरलॉकिंग हटना चाहेगा तो समझ जाना वहां फ्रिक्शन आएगा। समझे? इसलिए लिखवाए कि टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और देयर इज स्लिपिंग बिटवीन द सरफेस, दो केस होगा। अभी और धीरे धीरे क्लियर होगा फ्रिक्शन, हम लोग और क्लियर करेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक प्रैक्टिकल करते हैं फ्रिक्शन के ऊपर और देखते हैं कि फ्रिक्शन कैसा है, कैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो मान के चलो एक प्रैक्टिकल किए घर पे कि एक बड़ा सा बक्सा, बहुत बड़ा, रख दी एक सरफेस पे, सिर्फ रखा हुआ है, क्या फ्रिक्शन लगेगा? नहीं। दो टेबल बना लिए, फोर्स और फ्रिक्शन का। तो इधर फोर्स, जब फोर्स जीरो था, कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, तो क्या इसको फ्रिक्शन कोई अपोज करेगा? जीरो, जीरो, ठीक है। अब समझना ध्यान से, थोड़ा उस पर जोर लगाएं, थोड़ा धकेलते हैं इसको, मान के चलो 5 न्यूटन लगाएं, ठीक है। तो पता चला कि बॉक्स नहीं हिला, इसका मतलब कोई ना कोई इसको रोका होगा कि नहीं रोका होगा? रोका होगा, यानी फ्रिक्शन उल्टा लगा होगा। फ्रिक्शन कितना लगा होगा? 5 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि माइक ऑफ कर ले, इको हो रहा, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है कि हम धकेले, बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब हम जितना फोर्स लगाए होंगे फ्रिक्शन उतना ही लगा के रोक दिया होगा। हम 5 लगाए, फ्रिक्शन भी 5 लगाए, बॉडी रुका हुआ। फिर सोचेंगे थोड़ा अच्छा ठीक है, एक आदमी और बुला लेते हैं, 2-3 आदमी लग गया, और उस समय फोर्स बढ़ के हो गया 10 न्यूटन, फिर भी पता चला कि बॉडी मूव नहीं किया। इसका मतलब फ्रिक्शन क्या किया होगा? 10, ठीक है, 10 न्यूटन लग गया, फिर भी बॉडी मूव नहीं किया। फिर और बढ़ाएं, 15 कर दिए, फिर भी नहीं बढ़ा, तो फ्रिक्शन 15 हो गया। फिर क्या हुआ कि जैसे ही 15 से थोड़ा सा आगे बढ़े, 15.00001, थोड़ा सा आगे बढ़े, पता चला ब्लॉक मूव कर गया, यानी इतने में बॉडी रेस्ट पर था। और इसके बाद 15.001 पर बॉडी किस में चला गया? मोशन में, ठीक है। तो जैसे ही मोशन में चला गया, तो मोशन में जाते समय फ्रिक्शन रोकेगा या नहीं रोकेगा? रोकेगा, ठीक है। तो यहां भी फ्रिक्शन 15 न्यूटन ही लगेगा। अब क्यों ऐसा लिखें, समझना ध्यान से। इस पूरे पिक्चर को देखने के बाद जो प्रैक्टिकल किए, तो तुमको क्या लग रहा है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है कि अपना वैल्यू बदल रहा है? बदल रहा है, ठीक है। यानी पहला चीज याद रखना कि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, तो फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग किस लिए बोल रहे हैं उसको भी समझाते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन कभी नहीं चाहेगा कि इंटरलॉकिंग हटे, वो चाहेगा हमेशा इंटरलॉकिंग बना रहे। तो जब
इधर से 5 से धकेले तो वो चाहता है इंटरलॉकिंग बना रहे, तभी 5 लगाया, नेट फोर्स 0 हो गया। ठीक है, तो 5 लगाया, फिर 10 लगाया, फिर 15 लगाया। ठीक है, लेकिन एक समय आया कि 15 से जैसे ऊपर बढ़े, क्या फ्रिक्शन हमको रोक पाया? नहीं रोक पाया। इसका मतलब क्या है कि बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू। बोल सकता है कि फ्रिक्शन के पास एक मैक्सिमम वैल्यू है, उतना तक जा सकता है। जैसे कि हम बाहर खेलने जाना, हमको जाना है, ठीक है, पहले इसको कन्विंस किया, उसको, यानी मैक्सिमम हम पावर लगा सकते हैं, मेरा औकात जितना होगा उतना ही तक, फिर उसके ऊपर नहीं। पापा का बोलते हैं ना कि मेरा लेवल होगा कुछ घर में, इतना ही जा सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकते। अगर उस लेवल तक मूव कर गए तो ठीक है, उसके ऊपर जा ही सकते। इसलिए फ्रिक्शन का भी एक मैक्सिमम वैल्यू है, वहां तक फ्रिक्शन लग सकता है, उसके बाद बोलेगा नहीं भाई अब मेरा बस के बाहर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू सेल्फ एडजस्ट करेगा। अच्छा, ये एडजस्ट क्यों मार रहा है, किस लिए एडजस्ट मार रहा है? हाँ हाँ, इंटरलॉकिंग बना रहने के लिए। ये नहीं चाहेगा कि, यानी कि बोल सकते हैं कि ये कभी नहीं चाहेगा स्लिपिंग हो, कि चाहेगा? स्लिपिंग चाहता है या नहीं चाहता है फ्रिक्शन? नहीं चाहता फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन हमेशा चाहेगा कि स्लिपिंग नहीं होना। ठीक है, और फ्रिक्शन के पास एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलो इसको उतारो सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं और कहानी पे इसकी। हाँ, वो अभी पढ़ेंगे आगे जाके, स्टैटिक काइनेटिक होता है वो आगे जाके पढ़ेंगे। स्कूल, अच्छा ठीक है, एक वीडियो हम डाले हुए हैं ना, एक वीडियो छूटा हुआ है ना। ठीक है ना, ठीक। कटिंग वाला स्प्रिंग डाल दिए हैं, वो डाल दिए हम। ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक है, जिसका नेट अच्छा होगा ना उसका एकदम बढ़िया क्लियर चल रहा होगा। चल रहा है किसी का? हाँ, इसलिए नेट कनेक्शन हम बढ़िया करवा लिए, इसलिए जिसका नेट कनेक्शन हम बढ़िया होगा ना उसको एकदम एचडी क्वालिटी दिख रहा होगा। चलो इसको उतार लिए, मिटाएं फिर। चलो, हाँ बोलो बोलो। एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव मोशन बात करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, बताएं तो थे। रिलेटिव जब भी बात करें किसी के रिस्पेक्ट में, और एब्सोल्यूट होता है मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो अब समझना। ठीक है, और फ्रिक्शन के बारे में और पढ़ते हैं कि अभी हम बताएं कि फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब समझना कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो एफ मैक्स, ये किस पे डिपेंड करता होगा? अप्लाइड फोर्स, जैसे इसका मास m है, इस, ठीक है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं mg लग रहा है, इस पे नॉर्मल लग रहा है, तीन ही फोर्स लगेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक नॉर्मल और एक mg। तो मैक्सिमम फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा होगा? नॉर्मल पे। तुम खुद समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, अगर कांटेक्ट होगा ही नहीं तो तुम चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी उसका मास क्यों नहीं हो, फ्रिक्शन लगेगा? नहीं। इसका मतलब कांटेक्ट होना चाहिए, और कांटेक्ट होगा तभी फ्रिक्शन लगेगा। और तुम समझो कि कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा, इंटरलॉकिंग उतना ज्यादा होगा कि कम होगा? उतना ज्यादा होगा। तो इंटरलॉकिंग जितना ज्यादा होगा, क्या फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा?
तो हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल पे। और जब इसको इक्वल टू करके लिखते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू, और इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आगे जाके ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पर इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी खाली यही पढ़ना है कि जो एफ मैक्स है वो किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन। और म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये एक कांस्टेंट है। जैसे याद है स्प्रिंग फोर्स का एक कांस्टेंट आया था, एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो वहां भी एक कांस्टेंट आया था, तो यहां भी एक कांस्टेंट आया जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको उतारो फटाफट, एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एन। हाँ ये लिमिटिंग, हाँ लिमिटिंग, मैक्सिमम को ही लिमिटिंग बोलता है। हाँ बोलो। ये वीडियो रात 9-10 बजे के बाद, मतलब कल सुबह मिल जाएगा। हाँ ग्रुप में ही भेज देंगे, ठीक। बस कुछ दिन और का बात है, नवंबर से तो चालू हो ही जाएगा, 10 दिन और। ना 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 ना, बिना ऑर्डर के हम नहीं कुछ काम करते हैं। चल, स्कूल खुल गया। हाँ बाकी जगह खुल गया, बाकी जगह बिहार कलकत्ता सब जगह खुला हुआ। बस अभी खुला है, मतलब क्या, डाउट क्लास के लिए कर दिया है, जा सकते हैं। अच्छा देखते हैं, चलो ये उतार लिए। चलो अब हम एक सिंपल, अच्छा ये म्यू जो है इसके बारे में बात करते हैं। म्यू जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करेगा, जैसे के याद है किस पे डिपेंड किया था उस समय, स्प्रिंग का के किस पे डिपेंड करता था, स्टिफनेस बोल सकते, याद है शेप एंड साइज हम लिखवाए थे, शेप एंड डायमेंशन। और तो यहाँ म्यू जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि सरफेस का क्वालिटी कैसा है। मतलब कि तुम खुद समझो कि अगर दो सरफेस, मान के चलो एक तुम्हारा जैसे एक तुम्हारा समझो कि सीमेंट वाला घर का नीचे होता है ना वो है, और ऊपर एक ब्लॉक है, दूसरा जिसका मार्बल्स का घर हो और एक ब्लॉक है, तीसरा जिसका टाइल्स और वो ब्लॉक है, क्या तीनों में जो इंटरलॉकिंग होगा क्या सेम होगा या अलग अलग होगा, थोड़ा सा समझो, अलग अलग अलग। तो इसका, हाँ, तो तीनों में नॉर्मल सेम होगा कि नहीं होगा, तीनों में नॉर्मल तो सेम होगा, लेकिन फ्रिक्शन अलग अलग, हाँ हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि अगर तीन केस ले रहे हैं, एक में हम ले रहे हैं सिंपल सीमेंट का घर, एक ले रहे हैं तुम्हारा टाइल्स, और एक ले रहे हैं मार्बल, और सेम ब्लॉक रखे हुए हैं, सेम ब्लॉक। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगर तीनों पे फ्रिक्शन बात किया जाए तो तीनों में फ्रिक्शन जो इंटरलॉकिंग होगा सेम होगा या अलग अलग होगा, अलग अलग होगा ना जी, तुम खुद समझो। हाँ, टाइल्स वाला में थोड़ा सा भी धकेलोगे खिसक जाएगा, यानी फ्रिक्शन वहां कम है। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन सीमेंट वाला मुंह को थोड़ा टाइट पकड़ के रखा होगा। इसका मतलब क्या है कि देखो तीनों केस में नॉर्मल तो सेम होगा mg के बराबर, लेकिन तीनों केस में फ्रिक्शन अलग अलग है, इसका मतलब सबका म्यू अलग अलग है। तो म्यू किस पे डिपेंड कर रहा होगा, थोड़ा सा सोच के बताओ। तो लिखेंगे नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, म्यू ना तो नॉर्मल पे डिपेंड करेगा ना फोर्स पे, वो सिंपल किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, ये सब सारा कुछ लिखो।
हाँ हाँ, दुर्गा पूजा है ना, घर के पास ही होता है। चलो, हाँ बोलो बोलो। चलो चलो देखो, अब सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, तुमको सिर्फ आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम ही लोग का, नहीं होगा फिर हम बताएंगे। एक ब्लॉक है और कोई चिल्लाना मत, अपना आंसर लिख के एकदम शांत रहना, हम सिंपल पूछेंगे। म्यू का वैल्यू है 0.5, ठीक है, और इसको हम 15 न्यूटन से धकेल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है। चलो आंसर बताओ, पहले लिख लो कॉपी में, 1 मिनट 2 मिनट सबको समय देते, फिर हमको आंसर पूछेंगे। नहीं नहीं, अभी लिख के रखो, हम पूछेंगे बाद में, अभी अपना अपना आंसर सबको निकाल लो। चलो बताओ, फ्रिक्शन किस 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 का 20 न्यूटन आया है ना। चलो बहुत लोग का 20 न्यूटन आया होगा, किस किस का फ्रिक्शन 15 न्यूटन आया। चलो ठीक है, किसका किसका फ्रिक्शन 5 न्यूटन आया, किसी का, किसी का नहीं। चलो देखते हैं, अब इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले क्या बोले कि फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक वो लग सकता है, तो वो कैसे नहीं, म्यू इंटू एन, यही फॉर्मूला होता है। म्यू का वैल्यू है 0.5। अब नॉर्मल कितना होगा, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल ऊपर लगेगा और mg नीचे होगा 40, तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया 40, तो ये वैल्यू आ गया किसके बराबर 20 न्यूटन। अब समझना कि होगा क्या। फ्रिक्शन बोला कि देखो मेरे पास मैक्सिमम कैपेबिलिटी है 20 न्यूटन तक का, ठीक है। अब इस केस को स्टडी करो, इस ब्लॉक को कितने से धकेला जा रहा है, 15, तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन कितना लगाएगा, पूरा 20 लगा देगा। एक मिनट, तुम हाँ सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि रोक के रखे मैक्सिमम। तुम खुद समझो कि अगर फ्रिक्शन 20 लगा देगा तो ये ब्लॉक आगे जाएगा कि पीछे भाग जाएगा, मतलब हाँ तो ऐसा होगा क्या कि ब्लॉक को आगे धकेल रहे ब्लॉक पीछे भाग जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो फ्रिक्शन उसको रोक के रखना चाहता है, तो बताओ इस दर 15 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन से हमको पता है फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, अपना वैल्यू एडजस्ट कर सकता है, तो मैक्सिमम 20 है लेकिन रोकना है उसको इतना ही, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, 15 बोल सकते हैं। बस यही सब थोड़ा थोड़ा खाली चीज समझो और कुछ नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, पहला अटेम्प्ट था, गलती माफ, सेकेंड अटेम्प्ट फिर देते हैं। चलो इसको उतार लो सब कोई, सबको समझ में आया ना 15 क्यों लगा फ्रिक्शन, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं हल्का सा।
अब इस ब्लॉक को ऐसे खींचे 45 डिग्री एंगल पर, और ये 4 kg म्यू का वैल्यू है 0.5, ठीक है। और फोर्स है 15√2। तो तुमको ये बताना है कि फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, पहला क्वेश्चन। और दूसरा है, यानी पहला ये लिखो, बॉडी विल मूव और नॉट, बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा, फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। चलो ट्राई करो। नहीं, सबको बनाने दो, उसके बाद एक मिनट, इसको ना 0.4 कर लो, 0.5 की जगह 0.4, ठीक है। चलो 0.4 कर लो इसको और ट्राई करो इसको। ओके, चलो चलो हो गया ना, सबको बनाने दो, बनाने दो। चलो ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले, अच्छा ब्लॉक ऐसे हवा में तो जाएगा नहीं, इसका 2 कंपोनेंट करना ही होगा। इधर भी 15, इधर 15, ठीक है। तो एफ मैक्स का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। म्यू हो जाएगा 0.4, और नॉर्मल कितना होगा, ठीक है। आधा लोग तो 40 लेके किए होगे, हमको पता है, क्योंकि नॉर्मल सिंपल समझते होगे, नॉर्मल mg के बराबर होगा। पर यहां देखो ध्यान से, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, n, तो n का वैल्यू कितना आ गया 20, यहां डाल देता है। तो अब समझना ध्यान से कि बेचारा फ्रिक्शन के पास 10 न्यूटन है कि वो रोक सके। तो इस बॉडी को मोशन कौन करवाएगा, ये 15 या ये 15, हॉरिजॉन्टल इधर खींचेगा ये। तो 15 को जब खींचेगा, फ्रिक्शन देखेगा, अरे मेरे पास तो 10 ही है, तो क्या इस बॉडी को रोक पाएगा, नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अपना पूरा ताकत लगा देगा 10। इसका मतलब कि ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा आगे की ओर। तो इसका एक्सेलरेशन भी लिखा जा सकता है, नेट फोर्स 15 माइनस 4 है, सिंपल। तो एक्सेलरेशन आ गया 5/4। देखो सब कुछ निकल गया। समझ में आया सबको बढ़िया से, ठीक है। चलो, यानी कि ऊपर जब खींचे ऐसे, तो फायदा क्या हुआ कि फ्रिक्शन बढ़ गया कि फ्रिक्शन घट गया, घट गया। क्योंकि देखो नॉर्मल घट गया। अगर इसी को अगर हम पुश करते हैं ऐसे,
तो नॉर्मल बढ़ जाता, तो फ्रिक्शन बढ़ जाता। इसीलिए देखो लिखा गया होगा, 9-10 में पढ़े होगे, इट इज इजियर टू पुल देन पुश, याद है? हाँ, तो यही कहानी होता है कि खींचने में थोड़ा आसानी होता है, क्योंकि खींचने में थोड़ा नॉर्मल कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। धकेलने में क्या होता है कि नॉर्मल बढ़ जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि पुलिंग आसान है पुशिंग के कंपैरिजन में। इसको उतार लिए सब कोई? चलो, क्या फ्रिक्शन का वैल्यू 10 न्यूटन मतलब? हाँ, फ्रिक्शन का 10 होगा ना। हाँ, वो अपना 10 लगा चुका होगा ना मैक्सिमम, बोलो। हाँ, और एक चीज याद रखना, एक नोट में लिखो एक पॉइंट, whenever there is slipping between the contacts, याद रखना ये पॉइंट, whenever there is slipping between the contacts, ठीक है, तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट मारेगा कि मैक्सिमम लगेगा? क्या होगा? मैक्सिमम, ठीक है। हाँ, लिखो, whenever there is slipping between the contacts, friction applied is maximum। ठीक है, चल। एक क्वेश्चन देते हैं बहुत सिंपल सा, और देखो इसको बना पाते हो कि नहीं। अच्छा, मेरे को ये बताओ सबसे, क्वेश्चन देने से पहले ही, कि अगर एक ब्लॉक पे 2 फोर्स लगा रहे हो, F1 और इधर से F2, तो फ्रिक्शन दोनों साइड लगेगा, दोनों को रोक रहा होगा, या फ्रिक्शन सिर्फ एक साइड लगेगा? फ्रिक्शन किधर, एक ही साइड या दोनों साइड? ठीक है, तो याद रखना, कभी दिमाग में मत डालना कि जितना फोर्स लगेगा उतना फ्रिक्शन, ये गलत सोचना है। सोचना क्या है, समझना ध्यान से। इफ F1 इज ग्रेटर देन F2 मान के चलो, तो इस बॉडी का टेंडेंसी किधर है जाने का, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड, इधर टेंडेंसी है। तो याद रखना, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मोशन। ठीक है, वो फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि उस पर 10 फोर्स लगा दो या 20 फोर्स लगा दो, वो हमेशा मोशन के जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है उसके अपोजिट लगेगा, यानी जिधर वो जाना चाहता है उसको उधर नहीं जाने देगा, उसको रोक के रखेगा। ठीक है, यानी कि हमेशा याद रखना, पॉइंट लिख लो नोट पे, ये सब कंसेप्ट है, ये सब सीखो बढ़िया से। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मोशन। ठीक है, चलो, अब इसको समझने के बाद अगर इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं कि अगर ये 5 kg है, म्यू का वैल्यू 0.4 है, इधर 50 न्यूटन और इधर 40 न्यूटन, बताना फ्रिक्शन किधर लगेगा और कितना लगेगा? राइट साइड। ये तो समझ में आ गया होगा कि बॉडी इधर जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन समझ में आ गया का फ्रिक्शन इधर लगेगा, कितना लगेगा? देखो, सोच समझ कर बढ़िया से, जितना फ्रिक्शन को समझोगे उतना आसान लगेगा ये चैप्टर। सबसे पहले कभी भी फ्रिक्शन का है तो तुम उसका मैक्सिमम देख लो कि फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, तो म्यू इंटू एन, और यहाँ नॉर्मल mg के ही बराबर होगा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन के पास 20 न्यूटन है, मैक्सिमम यहाँ जा सकता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को
जो इधर जाना चाह रहा है तो बोल सकते हैं इधर नेट फोर्स 10 है, तो फ्रिक्शन कितना लगा के रोक सकता है? 10। बस हो गया क्वेश्चन। समझ में आया? तो यहां से दो कंसेप्ट सीखे कि फ्रिक्शन हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट लगेगा, हमेशा फोर्स कितना भी रहे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट। ठीक है, चलो अब एक एच सी वर्मा का एक क्वेश्चन देते हैं और तुमको समझ में आएगा कि फ्रिक्शन अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन कितना आसान लगता है फ्रिक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, इसको समझना ध्यान से, इसको मिटा दें। चलो, क्वेश्चन दिख रहा सबको बढ़िया से? वैल्यूज है, ये 5 केजी है, इधर वाला 15 केजी है और राइट साइड वाला 5 केजी है, और यहां पर फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है? 0.2। तो सबसे पहले बताना है कि मोशन होगा या नहीं होगा, सबसे पहला केस। दूसरा, अगर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, सब कुछ निकालना है, ऑल टोटल चीज। चलो ट्राई करो। बोलो। मोशन होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 20। ठीक है, देखते हैं।
चलो देखो, हाँ बताते हैं। सबसे पहले यहां पर फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, निकाले सब कोई। ठीक है, तो फ्रिक्शन आ रहा होगा 10 न्यूटन, 0.2 इंटू नॉर्मल 10। ठीक है, अब समझना ध्यान से, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि इधर इस 5 केजी को इधर खींच रहा होगा 15 केजी और इधर खींच रहा होगा 5 केजी, तो बताओ इसका टेंडेंसी किधर है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जाना चाहेगा ये, तो फ्रिक्शन अपोजिट लग जाएगा। डायरेक्शन पता चल गया। अब तुम खुद समझो कि इधर वाला खींचेगा 150 न्यूटन और इधर वाला खींचेगा 50 न्यूटन, तो इधर 150 और इधर 50, तो नेट फोर्स कितने का आएगा? 100 को। क्या 100 को 10 रोक लेगा? कोई एंगल से नहीं रोक पाएगा, तो ये अपना मैक्सिमम लगा देगा 10। ठीक है, और इसका बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका T1 T1 T2 T2, इसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन इधर और इसका एक्सेलरेशन ऊपर। ठीक है, अब लिखते हैं इक्वेशन सब पर। इस पे इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो लिख सकते हैं T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 5। इस पे इक्वेशन क्या लिखेंगे बताना? और उस पे इक्वल टू 50। तीनों तीन अननोन है, सबको ऐड कर दो। T1 और माइनस T1 गया, T2 और माइनस T2 गया, तो 150 में माइनस 50 60 चला गया, तो बचेगा 90, इधर बचेगा 25 है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 90 डिवाइड कितना आ रहा है? 19/5। अब एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू सब में डालो, टेंशन भी आ गया। तो बताओ ये सब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब इसमें खाली एक चीज देखो, एक चीज खाली देखो, आधा तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही है जो हम लोग पढ़े थे। खाली इसमें एक कंसेप्ट हम लोग खाली यहाँ क्या सीखे कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, कितना लगेगा, बाकी वही चीज है कि नहीं है? देखो तो क्या, तो खाली सीखना यही है कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, कितना लगेगा, बाकी सारा एनएलएम है टोटल। इसलिए हम बोले एनएलएम जितना अच्छे से पढ़ोगे सारा चैप्टर आसानी से बनता जाएगा। समझ में आया बढ़िया से? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको उतार लो सब कोई। हाँ, टेंशन फाइंड करना था। ठीक है, उतार लिए सबको, देख लो। चल, अब समझना ध्यान से। जैसे एक वॉल है, उस वॉल पर एक ब्लॉक ऐसे रखती है, इस वॉल का वेट है 5 केजी, और इस वॉल और इस ब्लॉक के बीच में म्यू का वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो ब्लॉक को रखने के लिए इधर से एक फोर्स लगाया जा रहा है। कितना का लगाया जा रहा है? 200 न्यूटन, 150 न्यूटन। ठीक है, तो जी मतलब कैसे समझो कि एक ब्लॉक है मेरे पास, ये समझो एक ब्लॉक है, इसको ऐसे दीवार में रखे और ऐसे फोर्स लगा के इसको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? ठीक है, या मूव भी कर सकता है। अगर एक बॉडी को ऐसे रख के ऐसे दबाए हैं, दोनों केस हो सकता है, या तो वो रुका रहे या मूव। ठीक है, तो बताना ये है कि यही केस हम यहाँ लिखे हैं। सबसे पहला, मोशन होगा कि नहीं होगा। दूसरा केस, फ्रिक्शन कितना लगेगा, और मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। सारा कुछ आराम से सोच समझ कर बनाना।
चलो ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां फ्रिक्शन लगेगा। अब तुम बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, उसको सोचने के लिए इस ब्लॉक का टेंडेंसी किधर है, दीवार तोड़ के अंदर जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है, या ऊपर नीचे? तो इसका टेंडेंसी है नीचे जाने का, तो बोल सकते हैं फ्रिक्शन इसको ऊपर रोकेगा। चलो फ्रिक्शन का डायरेक्शन तय हो गया। दूसरा चीज, ये फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो होता है म्यू इनटू एन। अब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्रिक्शन ऊपर है, 50 नीचे है, इधर से 150, तो नॉर्मल बोल सकते हैं इस सरफेस से इधर लगेगा। तो हाँ, तो नॉर्मल हो गया 150, तो ये हो जाएगा 75 न्यूटन। फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम 75 है, रोकने का पावर रखता है वो। तो इस बॉडी को जो नीचे मूव करवाना चाह रहा है वो कितना नीचे करवा चाह रहा है, 50। तो फ्रिक्शन 75 लगेगा या सेल्फ एडजस्ट मार के 50 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? बस ऐसा ही क्वेश्चन रहता है छोटा छोटा जो समझने लायक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले फ्रिक्शन का हमेशा मैक्सिमम देखना कि कितना उसका वैल्यू है मैक्सिमम, फिर देखना कि किधर जाना चाहता है, किधर रोकेगा, सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप करना, तब कहीं दिक्कत नहीं होगा पूरे फ्रिक्शन में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना, मिटा दें इसको। चलो कैसे नहीं जी, भेज दिए कब का हम। देखो इधर देखो, बस ये थोड़ा सा सीख गया तो समझो कि समझ जाओगे। ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर जिसका मास है 4 kg, और यहाँ म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। तो बताना ये है कि ये बॉडी रुका रहेगा या मूव करेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, किधर लगेगा, कितना लगेगा, सब कुछ निकालना है बढ़िया से। चलो ट्राई करो। चलो 5 मिनट और पढ़ाएंगे और ज्यादा नहीं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर ऐसे। हाँ आज अच्छा, इसी कारण नेट खत्म हो गया। चलो इसलिए ब्रॉडबैंड लगवा लेते ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होता, आराम से जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। मोशन होगा, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल इधर, mg नीचे। ठीक है, अब समझना ध्यान से, इस बॉडी का किधर है टेंडेंसी जाने का, बोल सकते हैं इस एक्सिस के अलोंग हो। ठीक है, तो इस एक्सिस के अलोंग है, तो mg का 2 कंपोनेंट करना ही होगा, mg cos थीटा। ठीक है, तो जब इधर टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा पीछे। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ये सबको समझ में आया सबको?
चलो अब समझना, ठीक है, कि यहां हमको सबसे पहले फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है, किसके पास है कितना, तो म्यू इंटू एन। अब मेरे को बताओ म्यू का वैल्यू है 0.5 और यहाँ नॉर्मल किसके बराबर है, mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा, तो 0.5 इंटू ये कितना आ रहा है 10√2 ना, चलो चलो तो 10√2 आ गया फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ठीक है, तो mg साइन थीटा जो होगा, ठीक है ना जी, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना, 10√2, ठीक है ना, अच्छा ठीक, mg इधर हो जाएगा 40/√2, यानी कि आ जाएगा कितना, आ जाएगा 20√2, 20√2। अब समझना कि खींचने वाला है 20√2 और अपोज करने वाला है 10√2, इसका मतलब फ्रिक्शन रोक पाएगा, एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन भी एक लाइन में निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 20√2 माइनस डिवाइडेड बाय मास 4, यही एक्सेलरेशन होगा। समझ में आया? तो देखो फ्रिक्शन बहुत आसान चीज है, बस इसमें खाली 10-20% मतलब बोल सकते हैं 25% फ्रिक्शन का कंसेप्ट है, बाकी सारा एनएलएम है, दिख रहा है, ये सब सारा एनएलएम है। तो बस खाली, हाँ खाली यही सीखना है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, कितना लगेगा, फ्रिक्शन रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा, सब कुछ, ठीक है, उसके बाद सारा एनएलएम है, सारा क्वेश्चन, ठीक है, सबको समझ में आया बढ़िया से? फिर अभी नोट में क्या, जब हाँ एक बार स्लिपिंग हो गया फ्रिक्शन मैक्सिमम, ये हमेशा याद रखना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है फिलहाल, और नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, हम लोग फ्रिक्शन में और एक स्टेप ऊपर उठेंगे, ठीक है, अभी तो फ्रिक्शन हम लोग मतलब बेसिक सब समझ गए फ्रिक्शन, यानी इतना अगर पढ़ोगे तो स्कूल लेवल का हाँ चलो काम हो जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए थोड़ा और ऊपर जाएंगे हम लोग, कैसा कैसा पढ़ेंगे थोड़ा सा बता देते हैं, कि इधर से एक थोड़ा पुली लगा देंगे, इधर से एक ब्लॉक लटका देंगे 10 kg का, फिर पूछेंगे रुकेगा नहीं रुकेगा, मूव करेगा नहीं करेगा, ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है, चलो ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, 33 सूडो फोर्स वाला ना, अच्छा चलो उसको सॉल्व करके हम भेज देते हैं ग्रुप में, ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा अभी 8 बजे, ठीक है, चलो चलो, थैंक यू, गुड नाइट।